चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आपका अब देखिए आज का जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर था, सॉल्यूशन चैप्टर आपका डिस्कस हो चुका था। सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी आपके PYQ थे वे सब डिस्कस हो चुके थे। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जिसमें न्यूमेरिकल भी आपके बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, अब देखिए इलेक्ट्रो है और केमिस्ट्री है, इसमें आपके पास दो वर्ड मिलेंगे। एक आपका पास क्या है इलेक्ट्रो, सेकंड आपके पास क्या है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट एंड केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल। यानी कि कहीं ना कहीं चैप्टर में हम करंट और केमिकल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। अब देखिए ये आपकी क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है branch of physical chemistry study which electrochemical reaction टेक प्लेस। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है उसमें क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी करती है केमिकल एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। यानी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की बात करें। कभी इंटर कन्वर्जन होगा एनर्जी का, कभी इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, कभी केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, कन्वर्जन होता है। यानी कि बात इसमें एनर्जी, इस चैप्टर में जो बात होती है वो एनर्जी की होती है। या तो एनर्जी का क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो सकता है, या एनर्जी का क्या हो, इंटर कन्वर्जन हो सकता है। तो आपने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आपने थर्मोडायनेमिक्स का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है सिस्टम टू सराउंडिंग का। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी केमिकल एनर्जी। अब देखिए आपके पास ये बस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, जो आपको यहाँ पे रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वे टर्म आपके इस चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे। यानी कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल पढ़ो, वे कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपके बार बार रिपीट होंगे। तो देखिए कुछ कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो बार बार रिपीट होंगे, जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। आपका भी सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं। पहला आपका है व्हाट आर ऑक्सीडेशन। जब आपने 11th में
रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा था तब आपने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद आपका आता है कि रिडक्शन, व्हाट आर रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन क्या होता है, और उसके बाद आपने क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही तब क्या था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपका डिस्कस हुए थे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन के आपने क्लास 10th में भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखी है, क्लास 11th में भी आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखी है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन सबसे पहले ऑक्सीडेशन का क्या होता है, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो आपकी क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो आपकी वो कौन सी है रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन तो आपकी है। दूसरा क्या है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है तो आपकी वो कौन सी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन आपने क्लास 10 में पढ़ी थी, बाकी ये डेफिनेशन क्या ज़्यादा यूजफुल नहीं है। आपके बाद जो आपने 11th में आके एक डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या थी, लॉस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो आपकी कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आपने रिडक्शन में पढ़ी थी एडिशन और हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सेकंड आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर किसी रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो आपकी कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आपने क्या रिडक्शन में कहते हैं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है ज़्यादा यूजफुल है, मोस्टली ये डेफिनेशन भी क्या है रॉन्ग है, ये डेफिनेशन भी रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि ये डेफिनेशन गलत है, ये रॉन्ग का मतलब है कि ये डेफिनेशन कुछ रिएक्शन पे तो एप्लीकेबल हुई है लेकिन कुछ रिएक्शन पे ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, रॉन्ग नहीं है। अब आपके पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो सी डेफिनेशन आपको यूज़ करनी है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में वो आपके पास होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो आपके पास कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या आप कह सकते हो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। या फिर आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज रिडक्शन। तो आपकी जो डेफिनेशन है आप इन डेफिनेशन का यूज करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। उसके बाद आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहेंगे आप रेडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने ये रिएक्शन बार बार रिपीट करी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में कि आपका जिंक सॉलिड है, कॉपर SO4 एक्वस, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर सॉलिड। ये आपने बार बार रिएक्शन पढ़े। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन का आपका इससे ही समझ में आ जाएगा। आपके पास देखिए जिंक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, यानी कि यहाँ पे जिंक पे चार्ज क्या है +2, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है +2, किस में जा रहा है 0 में, यानी कि जो आपका जिंक है जिंक सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और क्या Zn 0 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेकंड देखिए कॉपर +2 एक्वस है,
कॉपर 2 प्लस एक्वस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो देखिए कॉपर 2 प्लस से कॉपर सॉलिड में तो क्या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है और उसमें +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिएक्शन आपकी कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या है, आपके पास जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। और आपके एग्जांपल में आपको देखिए जिस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपकी कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 3 टर्म थे आपके, पहला आपका टर्म था ऑक्सीडेशन, सेकंड आपका था रिडक्शन और थर्ड आपका था रेडॉक्सिडेशन। तीनों आपके हो चुके हैं। अब आपका जो अगला टर्म यूज होंगे। अब आपके बाद देखिए इसी रिएक्शन में अब आपके पास ये जो आपकी रिएक्शन, मैं दोबारा से इस रिएक्शन को लिख रही हूं। कॉपर सॉलिड। अब देखिए जिंक 0 से जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आपका जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन आपकी कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड आपका क्या है, कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। और इस कंप्लीट रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए आपको कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो आप देखिए आपके पास इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है, कि यहाँ पे जिंक पे चार्ज कितना है, +2, यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है, +2। जिंक का इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। जिस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग। और रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या आप कह सकते हैं रिडक्टेंट की तरह। दूसरा इस रिएक्शन में कॉपर, यानी कि जिंक इस रिएक्शन में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर +2 से कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे की तरह बिहेव किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें। तो इस रिएक्शन में कॉपर आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट होते हैं, यानी कि बस आप कह सकते हो कि जिस भी रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब आपके पास कुछ और टर्म है, 2 टर्म है जो आपके पास यूज होंगे। पहला आपका टर्म है एनोड, सेकेंड आपका टर्म है कैथोड। कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड आपके 2 टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेकंड आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो आपके पास 2 टाइप के सेल होते हैं। दोनों सेल में आपको एनोड और कैथोड 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। चार्ज है दोनों पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज के बेस पे आप ये नहीं बता सकते कि एनोड और कैथोड को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप किस बेस पे एनोड और कैथोड को एक्सप्लेन करें, चाहे आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो एनोड पे, चाहे आपके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो एनोड पे। तो देखिए एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। वो इलेक्ट्रोड आपका क्या है, एनोड। और जिसपे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस होगी, वो इलेक्ट्रोड आपका क्या है, कैथोड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में यूज हो गए। अब एक्सप्लेन करते हैं कि सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास
सेल। सेल होती क्या है, कितने टाइप की होती है? अब सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस which take place electrochemical reaction इज नोन एज सेल। यानी कि सेल क्या है? एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी केमिकल बनाए जाते हैं। और आपकी जो सेल होती है, सेल आपकी मेनली टू टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी होती है और एक आपकी होती है सेकंड टाइप की। फर्स्ट सेल को आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड सेल है, फर्स्ट सेल आपकी जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड सेल होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। तो फर्स्ट सेल है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आपकी सेकंड सेल है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस सेल को आपका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, या आप इसे कह सकते हो डेनियल सेल, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है वो आपका क्या है? डेनियल सेल का एग्जाम्पल दे रखा है। आपकी सेकंड सेल इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप क्या करते हो? केमिकल एनर्जी। अब क्या होता है आपके पास, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में आपकी रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है। अब स्पॉन्टेनियस की मीनिंग क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस की मीनिंग क्या होती है? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसे करवाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो, वो रिएक्शन आपकी होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसे करवाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आपकी वो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। अब आपके पास जो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन में जो आपका डेल्टा जी होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है क्या है? निगेटिव होती है। डेल्टा जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी। और नॉन स्पॉन्टेनियस सेल में जो आपकी डेल्टा जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अगर आपके पास कहीं पे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो आपकी वो कौन सी सेल होगी? स्पॉन्टेनियस सेल। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो आपकी वो कौन सी सेल होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में आपका जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइटिकल में सेल में जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड होता है वो आता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ डिफरेंस है। उसके बाद 1 to 1 बाय आप एक एक सेल को डिस्कस करते हैं। तो आपकी सबसे पहले सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए आपकी जो फर्स्ट सेल है इलेक्ट्रो केमिकल
सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? ऐसी सेल रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी को आपकी किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी को आपकी किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी होती क्या है? आपके पास 2 कंटेनर होते हैं। फर्स्ट कंटेनर आपके पास ये है, सेकंड कंटेनर आपके पास, एक मिनट, आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें 2 कंटेनर होते हैं। फर्स्ट कंटेनर आपका ये है, सेकंड कंटेनर आपका ये है। अब इस कंटेनर में जो आपका फर्स्ट कंटेनर है उसमें जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है, यानी कि आपके पास जो जिंक की रोड होगी उसे उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में, जिंक की रोड को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में क्या करा गया है? डिप किया गया। ये आपकी किसकी रोड है? जिंक सॉलिड की रोड। आपके जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो आपका क्या है? जिंक सल्फेट का आपके पास क्या है? एक्वा सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आपके पास है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, जो आपके पास क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। और उसमें कॉपर मेटल की रोड को डिप किया है। ये आपके पास रोड किसके है? कॉपर मेटल की। और दोनों रोड को एक वायर के थ्रू आपस में क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। अब कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि ये जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। ये जिंक अपने आयनों में ब्रेक डाउन Zn+2 और SO4 2-। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? कॉपर 2+ और SO4 2-। तो आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो ये जिंक मेटल की रोड है, आपके पास जो जिंक मेटल इस रोड से किसमें आ जाता है? Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके अपने इलेक्ट्रोड इस रोड पे आपके क्या, अपने इलेक्ट्रोड इस रोड पे क्या है? छोड़ के चले जाते हैं। तो ये रोड कैसे हो जाती है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। तो इस रोड को नाम क्या देते हैं? एनोड। अब देखिए आपका जो जिंक है Zn सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हो गया? Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जिंक सॉलिड से Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट, तो जिंक का क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है? एनोड पे। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड की जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड वो क्या होगी? एनोड टू कैथोड। अब उसके बाद क्या है? कॉपर+2 आए हैं आपके पास। जो आपके पास कॉपर+2 हैं, कॉपर+2 एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए कॉपर+2 से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन। तो आपके पास रिडक्शन हमेशा किस पे होता है? कैथोड पे होता है। तो आपके पास ये यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है? आपके पास ऑक्सीडेशन। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब देखिए कुछ टाइम के बाद जो आपका वोल्टमीटर था उसकी कुछ रीडिंग आई, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो रिएक्शन परफॉर्म हुई थी वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गई? बंद हो गई। तो उसमें हुआ क्या कि जब ये आपके पास, तो आपके पास एक मिनट, आपके पास जो मूवमेंट हुई थी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी किससे हुई थी? एनोड टू। कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? एनोड टू कैथोड। और करंट की मूवमेंट अपोजिट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से करंट की मूवमेंट हमेशा क्या होती है? अपोजिट। तो जो मूवमेंट ऑफ करंट है, मूवमेंट ऑफ करंट अपोजिट होगी, यानी कि मूवमेंट ऑफ करंट आपकी किससे होगी? कैथोड टू एनोड। अब देखिए आपके पास इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इस कंटेनर में आपके पास क्या हो? रिडक्शन। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन क्या होगी? अपने आप ही क्या हो गई? बंद होगी। तो इसमें क्या, जब Zn+2 सॉल्यूशन में कन्वर्ट, तो इस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाए?
सल्फेट टू माइनस का तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है सोल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है जो यहाँ पे सोल्यूशन मोर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या है ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने देंगे नहीं, तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन परफॉर्म होती है कुछ टाइम के लिए रिएक्शन क्या हो जाता है बंद। तो बाद में साइंटिस्ट ने सोचा यहाँ पर दोनों जो ऐसा कुछ सोचा कि कुछ ऐसे इस सॉल्यूशन में लगाया जाए कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पे एक इनवर्टी यू शेप ट्यूब, ये आपकी लगा इनवर्टी यू शेप ट्यूब जो आपकी क्या होती है, जिसका नाम आपके पास होता है साल्ट ब्रिज, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है आपके पास अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए ये सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से आपके नेगेटिव चार्ज आयंस मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी ये होल्ड हुआ था तो ये क्या है इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन से होल्ड हट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे और आपकी क्या है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बनने लगी। उसके बाद देखिए ये आपका जो साल्ट ब्रिज है ये क्यों लगाया जाता है, साल्ट ब्रिज लगाया जाता है सर्किट की तरह काम करता है, यानी कि जो आपका साल्ट ब्रिज है, जो आपका साल्ट ब्रिज है वो काम करता है सर्किट, कंप्लीट सर्किट एनोड टू कैथोड, और सेकंड इसका मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मानता है, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब क्या है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें एक अगर जेली लाइक एक लिक्विड होता है, जिसे क्या कहते हैं अगर जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने में यानी कि मोबिलिटी ऑफ आयंस में क्या करता है हेल्प करता है, तो उसके कारण क्या होता है देखिए आपके पास रिएक्शन में जिंक का क्या ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या है रिडक्शन, तो आप इसे क्या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकते हो, या आप इसे क्या कह सकते हो एनोड हाफ सेल भी आप इसे कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो नेगेटिव हाफ सेल भी इसे कह सकते हो। दूसरा इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन, तो आप इसे क्या रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हो, या आप इसे क्या कह सकते हो पॉजिटिव हाफ सेल कह सकते हो, या आप इसे क्या कह कैथोड हाफ सेल। अब मेरे पास क्या है हाफ सेल की रिएक्शन आपकी इस कंटेनर में हो रही है, हाफ सेल की रिएक्शन आपकी इस कंटेनर, तो आपको अब मुझे चाहिए क्या कंप्लीट सेल रिएक्शन चाहिए, हाफ सेल इस कंटेनर में हाफ सेल इस कंटेनर, तो मुझे आपकी चाहिएगा कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो मैं दोनों रिएक्शन को इस साइड लिख रही हूँ कि आपके पास जो एनोड की रिएक्शन है यानी कि एट एनोड की जो रिएक्शन होगी, एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, कि मेरे पास जिंक सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2, तो आपकी रिएक्शन किसकी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। सेकंड आपकी क्या एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन, तो अब की बार रिडक्शन इस सेल में किसका हो रहा है कॉपर का, यानी कि कॉपर+2 एक्वस है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में जा रहा है कॉपर सॉलिड में जा रहा है। तो देखिए हाफ रिएक्शन ये है हाफ रिएक्शन, अब मुझे क्या चाहिए कंप्लीट सेल रिएक्शन चाहिए। तो देखिए कंप्लीट सेल यानी कि कंप्लीट सेल रिएक्शन का मतलब क्या, मुझे एक रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आप इलेक्ट्रॉन को क्या है जो आपके एलिमेंट है उसे ऐड करके लिख दीजिए Zn सॉलिड है। सेकंड आपका राइट हैंड साइड में कॉपर+2 एक्वस है, कॉपर+2 एक्वस है किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में करना। तो आपकी ये क्या है कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन जिसे आप कह सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी। अब इसमें कभी कभी आपके साल्ट ब्रिज के ऊपर की साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है या साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन्वर्टी यू शेप ट्यूब होती है जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट का हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट का हो सकता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, सर्किट की तरह काम करता है एनोड टू कैथोड की तरह। तो आपकी ये क्या थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपके पास देखिए इस सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे कि सेल रिप्रेजेंटेशन,
सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इस सेल रिप्रेजेंट जो आपके पास ये कंप्लीट सेल रिएक्शन थी कि जिंक सॉलिड था, कॉपर 2+ एक्वस था, जिंक +2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर सॉलिड में। तो इस कंप्लीट सेल रिएक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बार बार एग्जामिनर आपके पास इतनी बड़ी सेल रिएक्शन तो देगा नहीं, उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन का कुछ तरीका होगा। तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है वो आती है ABC। आप 3 वर्ड में इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब A का मतलब क्या होता है, आपके पास A की मीनिंग क्या होती है, B की मीनिंग क्या होती है और आपके पास C की मीनिंग क्या होती है। अब A का मतलब होता है एनोड, यानी कि एनोड का मतलब क्या है, किसकी बात हो गया, एनोड पे क्या होता है आपके पास ऑक्सीडेशन होता है। B का मतलब क्या है आपके पास साल्ट ब्रिज, और C का मतलब आपके पास क्या है कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या होगा रिडक्शन। तो आपके पास जो B है साल्ट ब्रिज, उसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। अब आपके पास मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज दोनों के मिड में, क्योंकि सर्किट का काम करता है एनोड टू कैथोड का। साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड, यानी कि लेफ्ट साइड में तो एनोड की रिएक्शन होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, राइट साइड में कैथोड की रिएक्शन होगी, यानी कि रिडक्शन की रिएक्शन होगी। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा कि आपके पास देखिए अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे दोनों के बीच में, यानी कि अगर आपकी जो स्टेट है वेरिएबल है तो आप इसके लिए किसका यूज करोगे स्लैश का। अगर स्टेट जो आपकी स्टेट है वो नॉट वेरिएबल है तो आप उसके लिए यूज करोगे केमिकल, यानी कि सॉलिड से सॉलिड में हो रहा है तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे कोमा का। तो आपके पास देखिए आपके पास क्या सेल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन होगी, जिंक सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में, यानी कि आपका जो जिंक सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में। स्लैश का यूज इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टेट चेंज हो रही है। अब आपके पास ये एनोड की रिएक्शन है, दूसरे आपके पास क्या है कॉपर 2+ एक्वस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। तो इस सेल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये होता है सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आपके पास अलग अलग तरह की सेल होती है, यानी कि मेटल आयन हाफ सेल होती है, गैस आपके पास हाइड्रोजन आयन गैस सेल होते हैं, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट हाफ सेल होते हैं, क्लोमल इलेक्ट्रोड या क्लोमल हाफ सेल होते हैं। तो उन सेल को भी डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले मैंने आपको इस सेल का क्या है, अब उसके बाद देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपकी जो नर्स इक्वेशन है, फिर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद आपकी डिस्कस होगी इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपके पास क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल बाद में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, एक मिनट, potential difference between metal and electrode and proton
एंड इलेक्ट्रोलाइट और मेटल आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इस तरह समझ सकते हैं कि मेरे पास ये 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और सेकंड कंटेनर आपके पास ये है। इस कंटेनर में मैंने एक मेटल की रोड को डिप किया है, यानी कि मेरे पास कोई भी मेटल हो सकता है, मैंने उस मेटल को मान लिया M और उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया है, तो उसके M+ आयन इस मेटल में आयंस हो गए। दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है कि मैंने एक मेटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया है, जो मेटल आपका क्या है M है, और उसी मेटल के साल्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसमें मेटल क्या हो गया MnS+। तो होता क्या है कि आपके पास जो सेल पोटेंशियल है, मान लें कि मेटल की टेंडेंसी क्या ऑक्सीडाइज होने की है, तो यहाँ पे मेटल है ऑक्सीडाइज होने की, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में मेटल आयन के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या है अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, रोड पे, और सॉल्यूशन को कैसे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इस मेटल और मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। उस पोटेंशियल को आप क्या कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक डबल लेयर बन जाती है, यानी कि क्या बन जाती है एक डबल लेयर बन जाती है, यानी कि आप कह सकते हो जब पॉजिटिव निगेटिव 2 अपोजिट चार्जेस पे एक साथ उनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन हो जाता है, जो पोटेंशियल डेवलप जनरेट होगा वो आपका क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब मान लिया मेटल की टेंडेंसी क्या ऑक्सीडाइज होने की, और यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी क्या है रिड्यूस होने की, यानी कि आपके पास जो M सॉलिड मेटल था किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके N इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो यहाँ पे मेटल का हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन, तो आपके पास, और यहाँ पे आपका जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है कि M सॉलिड आपका मेटल है, किस में Mn+ आपका एक्वस मेटल है, N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका किस में M सॉलिड में। तो यहाँ पे मेटल का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 2 टाइप का होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं कैपिटल E से। अब देखिए यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे मेटल क्या है रिड्यूस हो रहा है, तो आपके पास इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट डेवलप होगा वो आपका होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा आपका इलेक्ट्रो वो होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 2 टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो E से। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की M सॉलिड का मेटल है किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn+ आयन एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका क्या है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। आप इसे यहाँ पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मेरे पास ये मेटल है Mn+ मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है M सॉलिड में, यानी कि Mn इसे आयन से हमारा मेटल है किस में हो रहा है M सॉलिड में। तो आपका ये क्या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका क्या है R पोटेंशियल REP यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रॉन OEP ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और आपका यहाँ पे क्या REP रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट की इज नोन है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अगर मेटल की टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडाइज होने की है। सेकंड आपका होता है रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें मेटल की टेंडेंसी रिडक्शन होने की, तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल। अब देखिए आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपके पास क्या है, एक वर्ड जोड़ा है कि स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड की मीनिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड मीन्स होता है कंडीशन, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के। वे कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपकी जो है कि आपके पास जो टेम्परेचर हो वो आपके पास क्या इतना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। सेकंड आपकी कंडीशन है जो आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। और थर्ड आपकी कंडीशन है जो आपका प्रेशर है वो क्या है, 1 atm के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इन कंडीशन पे मेजर किया जाए तो आपको वो क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कंडीशन अप्लाई हो गई है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई नोट से। अब मुझे दोनों रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं ऑक्सीडेशन के लिए क्यों, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए अगर मैं लिखूँ तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी, ई नोड है कि आपका मेटल सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल N+ आयन एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके पास है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ई नोड है, मेटल N+ आयन है, एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल सॉलिड में। तो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। और आपके पास ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप बस स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई है, यहाँ कंडीशन में बाकी सब क्या है, सेम है। आपको ई नोड, ई की जगह ऊपर क्या लगाना है, नोड लगाना है, बाकी सब आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि आपका जो सेल पोटेंशियल क्या होता है, वो सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट है कि सेल पोटेंशियल, कि सेल पोटेंशियल क्या होता है और सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट होता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट एनोड टू कैथोड, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो आपका क्या होता है, सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को किस तरह का कैलकुलेट करते हैं कि उसके लिए आपको यूज़ करते हैं जो आपके फॉर्मूला दिया होता है कि स्टैंडर्ड पहले तो आपकी नॉर्मल कंडीशन पे लिख रही हूँ कि ए कैथोड माइनस ए एनोड। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चाहे आपके कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो, कैथोड रिडक्शन होता है तो आपके क्या हो गया, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ही, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें क्या है, जो एलिमेंट की जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे ही बनाई गई है। या फिर आप सेकंड फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि ई सेल का जो सेकंड फार्मूला होता है उस फार्मूले से भी आपके जो आंसर होता है वो एकदम क्या आते हैं, करेक्ट आते हैं। तो आपका क्या है, अब मैं स्टैंडर्ड की टर्म में ई नोड, यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, एनोड प्लस ए नोड कैथोड। आपका ये सेकंड फार्मूला, दोनों फार्मूला से जो आंसर आपके आएंगे वो करेक्ट आएंगे। यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे आपने दोनों के क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पे भी आपने क्या रिडक्शन लिया कि यहाँ पे एनोड का आप क्या ले लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए, और कैथोड का आप क्या ले लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिए। आपकी वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या किस तरह आपको यूज़ करना है, किस तरह आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है कि मेरे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि मैग्नीशियम सॉलिड है, Mg2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, साल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ एक्वस है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करवाए। ये आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, गिवन है।
इस सेल रिप्रेजेंटेशन आपके पास गिवन है और आपके पास वैल्यू दे रखी है कि ई नोड मैग्नीशियम 2+ से किस एक्वस से कन्वर्ट किस में हो रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड में उसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी आपकी वैल्यू दे रखी है कि कॉपर 2+ एक्वस है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी आपकी वैल्यू दे रखी है 0.74 इलेक्ट्रोड वोल्ट। और आपके पास इस सेल आपसे क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। तो आपके पास सबसे पहले काम क्या होगा कि आपको इसके लिए रिएक्शन लिखनी है कि आपको देखिए आपको यहाँ दिया कुछ हो, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन को दे रखा है कि आपके रिप्रेजेंटेशन में दिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है अलग भी दिए जा सकती है। तो आपके पास मैग्नीशियम की क्या है, ये साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या होता है एनोड, राइट साइड में कैथोड। तो यहाँ मैग्नीशियम एट एनोड की अगर मैं रिएक्शन लिखूँ एट एनोड कि मेरा मैग्नीशियम सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम 2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या दे रखी है, मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो आपके पास क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो आप साइन को अलग कर सकते हो, ये आपकी वैल्यू कितनी -0.34, तो आपकी वैल्यू साइन को चेंज किया कितनी हो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एट कैथोड आपके पास क्या है, कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉपर का रिडक्शन आपको देख वैल्यू क्या दे रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो कितना है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ई सेल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि ई सेल क्या होता है, कोई से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब देखिए निकालिए आपके पास ए स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना है तो आपके पास क्या ए एनोड, ए कैथोड। एनोड पे आपको क्या लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे आपको क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, एनोड की मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको कितना 3-4 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या प्लस रहेगा। अब देखिए आपके पास क्योंकि सेकंड फॉर्मूला है आपके पास कॉपर 2+ से कॉपर, तो यहाँ जितने आपके प्लस 0.74 दे रखा है। जब आप इसे कैलकुलेट करके 4 आपका कितना हो जाएगा 8, और आपके पास 7 और 3 10, तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है नट्स इक्वेशन, क्योंकि नट्स इक्वेशन के बाद ही आप सारे एमसीक्यू सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड या टाइप ऑफ हाफ सेल, अब उसके बाद आपके है नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन, अब नट्स इक्वेशन होती क्या है, नट्स इक्वेशन का यूज़ क्या किस सॉल्यूशन के लिए करते हैं। आप देखिए आपकी जो नट्स इक्वेशन होता है यूज इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के, यानी कि नट्स इक्वेशन का यूज होता है जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, बहुत सारा डाइल्यूट हो जाए, यानी कि उसमें क्या सोल्यूट के अमाउंट कम हो जाए और सॉल्वेंट के अमाउंट क्या हो जाए ज़्यादा। 1 मिनट। अब देखिए आपके जो नट्स इक्वेशन होते हैं वो यूज करी जाती है जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए। तो इस नट्स इक्वेशन को देखते हैं कि नट्स इक्वेशन क्या होती है। हाँ जी बिल्कुल, नट्स इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से डिराइव करते हैं। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन पढ़ा होगा कि आपके पास जो डेल्टा जी होते हैं वो क्या होता है, डेल्टा जी नोड प्लस RT/ln क्यों। थर्मोडायनेमिक्स का आपने रिलेशनशिप पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशन आपको पढ़ाया जाता है जहाँ पे क्या होता है आपके पास डेल्टा जी क्या होता है,
गिव्स फ्री एनर्जी। आपके पास डेल्टा जी नोड क्या होता है, इस तरह आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आपका क्या है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होती है। और आपके पास क्या आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आपके पास टी क्या होती है, टेम्परेचर। और आपके पास क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्यूसेंट, रिएक्शन क्यूसेंट होता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये रिलेशनशिप आपको बताया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास अब आपके पास जो डेल्टा जी होता है, एलन क्या है आपका नेचुरल लॉग है, आपके पास जो डेल्टा जी होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस एफ ई नोड सेट। अब आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, आपके पास डेल्टा जी एन एफ ई, डेल्टा जी एन एफ ई सेल। और आपके पास जो डेल्टा जी नोड की वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई नोड सेट। अब आपके पास क्या है, एन क्या होते हैं, जो आपका एन होता है वो टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपका एन होता है। एफ क्या होता है आपका फ्राडे कांस्टेंट, फ्राडे कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 96500 कूलम, यानी कि 1 फ्राडे होता है। और आपका क्या होता है, एफ क्या है आपका ई सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपके पास देखें, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा जी और डेल्टा जी नोड की वैल्यू को पुट आउट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नोड सेल प्लस आर टी एल एन क्यों। अब देखिए, अब क्या होगा कि मेरे पास इसे मैं क्या मान लूँ, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 2 को मैं माइनस एन एफ से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, यानी कि इक्वेशन 2 डिवाइड माइनस एन एफ, इक्वेशन 2 को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि क्या माइनस एन एफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो माइनस साइन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपके पास क्या है, माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ए नोड सेल प्लस आर टी एल एन क्यों। तो किससे, माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ। तो एन एफ से एन एफ माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, एन एफ माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, ई सेल ई नोड सेल आर टी एल एन क्यों। तो आपके पास ये क्या होती है, एन एफ। ये आपके पास क्या होती है, नर्स इक्वेशन होती है। जो आपके पास क्या होते हैं, नर्स इक्वेशन होते हैं। तो आप इस नर्स इक्वेशन को किसी भी टेम्परेचर पर यूज़ कर सकते हैं, यूज एट एनी टेम्परेचर, यूज एट एनी टेम्परेचर। आप किसी भी टेम्परेचर के लिए इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जो आपकी इक्वेशन आई कि आर की वैल्यू आपके पास क्या होती है 8014, टी अगर मैं आपका कितना ले लूँ 298 केल्विन, और आपके पास फ्राइडे आपके पास कितनी वैल्यू होती है 96500 कूलम। अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट आउट करूँ और आपका जो लॉग नेचुरल लॉग है उसे लॉग में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई आपको किससे करूँगी, यानी कि जो आपका लेन है उसे मैं 2.30 से मल्टीप्लाई करके आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी ई सेल ई नोड, मैं डायरेक्ट आपकी वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि अब देखिए 0.0591 एंड लॉग
क्यों। तो आपकी ये क्या है, इक्वेशन है जो आप 25 डिग्री सेल्सियस एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। अब आपके पास इस इक्वेशन को किस तरह किसी भी रिएक्शन के लिए यूज़ कैसे करते हैं। अब वो मैं एक रिएक्शन के लिए यानी कि जो आपकी नर्स इक्वेशन है वो हाफ रिएक्शन के लिए भी यूज़ होती है, फुल सेल रिएक्शन के लिए भी आप इस इक्वेशन का यूज़ करते हो। सबसे बेनिफिट आपका ये है कि आप हाफ सेल के लिए भी आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी क्या है, नर्स इक्वेशन है। अब आपके पास में इस एक रिएक्शन के लिए आपको इस इक्वेशन को बता रही हूँ। चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपके पास देखो जो क्यों होता है, क्यों क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। यानी कि जिस तरह आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी तरह आपका क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है। तो देखिए मेरे पास एक सेल रिएक्शन है कि रिडक्शन सेल रिएक्शन हाफ रिएक्शन की Mn प्लस आपके पास एक्वस मेटल है, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, किसमें क्या मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपकी क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हाफ रिएक्शन। अब इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए मुझे नर्स इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहले क्या, आप नर्स इक्वेशन आपके पास एट 25 डिग्री सेल्सियस पे आप इस नर्स इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या होता है, ई सेल ई नोड सेल 0.0591 एंड log Q। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन आपके पास है, इसके लिए मुझे नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ई सेल ई नोड सेल क्या आपके पास इसका क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो रहा है, हाफ रिएक्शन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ई नोड Mn प्लस एक्वस मेटल है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, M सॉलिड में, माइनस 0.0591 n की वैल्यू आपके पास कितनी है, n मान सकते हो, n ही वैल्यू है लोग। अब आपके पास देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपके पास क्या है, m सॉलिड की कंसंट्रेशन और Mn प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन। तो अभी रिएक्शन क्वोशिएंट में अगर कोई मेटल सॉलिड है तो उसके बाद जो आपके पास सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो आपके पास नर्स इक्वेशन आपके पास आएगी क्या, ई नोड Mn प्लस एक्वस मेटल है, M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है 0.0591 एन log 1 अपॉन Mn प्लस की कंसंट्रेशन। तो इस तरह हाफ रिएक्शन के लिए आप इस तरह नर्स इक्वेशन को आप इजीली राइट कर सकते हो। उसके बाद देखिए फुल सेल, ये तो आपके जिस तरह मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के लिए रिडक्शन हाफ सेल के नर्स इक्वेशन को ड्राइव किया, उसी तरह आप ऑक्सीडेशन के लिए भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन की प्रैक्टिस आप खुद से करना। मैं एक बार कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए जो आपने डेनियल सेल में रिएक्शन पढ़ी थी उस सेल रिएक्शन के लिए आपको नर्स 10 मिनट उस सेल रिएक्शन के लिए आपको नर्स इक्वेशन देंगे। उसके बाद आपको आज की क्लास खत्म करते हैं क्योंकि आपको जितने भी टॉपिक बचे हैं अगले लेक्चर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो PYQ है वो 3rd लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके पास देखिए आपने जो डेनियल सेल में रिएक्शन पढ़ी थी कि मेरे पास जिंक सॉलिड मेटल है, कॉपर 2 प्लस एक्वस है, Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड है। तो इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना है, नर्स इक्वेशन को राइट करना है। सबसे पहले आप नर्स इक्वेशन लिख लीजिए कि ई सेल ई नोड सेल 0.0591 एंड log Q। ये आपके पास क्या है, नर्स इक्वेशन है। अब सबसे पहले मुझे इस कंप्लीट सेल के लिए इस नर्स इक्वेशन को क्या करना है, ड्राइव करना है। तो आप सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या काम करें कि मेरा एट एनोड की रिएक्शन लिखिए, एट एनोड पे क्या है कि जिंक सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन को
गेन लॉस करके एट कैथोड की जो रिएक्शन होगी कि कॉपर 2+ एक्वस मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ, उसके लिए आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरे आप देखिए, अब आपको यहाँ के नट्स इक्वेशन लिखनी है। ई सेल ई नोड सेल की आपके पास क्या वैल्यू होगी कि Zn सॉलिड से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, कि Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कॉपर +2, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इनकी कॉपर 2+ है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591। एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 लॉग, क्योंकि वैल्यू आपकी है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन और कॉपर 2+ एक्वस की कंसंट्रेशन। अब देखिए जिंक सॉलिड है, कॉपर है, तो इसके आप यूज़ क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। तो आपके पास जो सेल रिएक्शन है, ई नोड Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर 2+ एक्वस है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपके पास क्या 0.0591 एंड 2 लॉग। अब आपके पास देखिए कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ एक्वस। तो आप इस कंप्लीट सेल के लिए ये आपके पास क्या होगी, नट्स। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन आपके पास दे दूँ कितना, 0.001 मोलर कॉपर +2 की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे आपके पास जिंक के 0.0001 आपके पास किसके, Zn+2 की कंसंट्रेशन है। तो आप कंसंट्रेशन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास सेम रहेगी, आपके पास जो वैल्यू आपको दी होगी आप वो पुट आउट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे 0.05912 log 10। Zn+2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 0.01। कॉपर +2 की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 0.001। अब आपके पास ये कंसंट्रेशन है। अब देखिए अगर मुझे इसे दो तरीके से मैं इसे सोल्व कर सकती हूँ कि 0.01 कंसंट्रेशन है, 0.001 कंसंट्रेशन है। यहाँ 3 डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या है 1000 और यहाँ पे क्या है 100। तो क्या 0 से 0 कैंसिल हुई, 0 से 0 तो ऊपर की यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 10, यानी कि 0.0591 log 10। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, इस नट्स इक्वेशन को राइट कर सकते हो। आपके पास नट्स इक्वेशन के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और नट्स इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशन है। जैसे नट्स इक्वेशन से आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, नट्स इक्वेशन से आप केमिकल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास ये बहुत लंबी क्लास हो गई है। अब उसके बाद जितने भी आगे टॉपिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी है, केमिकल सीरीज है आपकी, फ्राडे लॉ है, कंडक्टेंस लॉ आपके फ्राडे लॉ है, कोरलोस लॉ है। अभी कुछ टॉपिक और बाकी है जो आपके सेकंड लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और आपका जो थर्ड लेक्चर होगा टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंप्लीट चैप्टर है उसके PYQ होंगे प्रीवियस ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही। जो आपके नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो होंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। जो आपकी अगला टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, या टाइप ऑफ हाफ सेल के इलेक्ट्रोड कितने मेटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोमन इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल्स है। उसके बाद डिस्कस करेंगे आपकी जो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और उसके कोरलस और फ्राडो। फिर आपका लास्ट टॉपिक है बैटरी। कोशिश करेंगे कि आपकी जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें आपकी ये सारी चीज़ कवर हो जाए और थर्ड लेक्चर में आपके PYQ हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।